नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। जोहार झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर ईडी की कार्रवाई से जुड़ी हुई है। प्रेम प्रकाश को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रेम प्रकाश से लगातार दूसरे दिन पूछताछ जारी है। सीएम के बेहद करीबी प्रेम प्रकाश से ईडी सवाल जवाब कर रही है। पूछताछ में कई सफेद पोशों का नाम सामने आ सकता है। ईडी की पूछताछ में भी प्रेम प्रकाश से कुछ इसी तरह के सवाल किए जा रहे हैं कि आपके संबंध किस किस राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स से हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए किस पद के लिए कितने पैसे लेता था और उसका कितना हिस्सा उसका होता था, किन बड़े नेताओं या अफसरों की मदद से ट्रांसफर पोस्टिंग या टेंडर का काम लिया जाता था, क्या राज्य के नेताओं का पैसा भी मैनेज किया करता था। सवाल यह भी पूछे जाएंगे कि किन किन लोगों तक वो पैसे पहुंचाए जाते थे। पूजा सिंघल से उसका किस तरह का संबंध था, विशाल चौधरी से किस तरह की जान पहचान है। ईडी ये भी पता कर रही है कि जांच में किन शेल कंपनियों के बारे में पता चला है, उसके बारे में प्रेम प्रकाश को कोई जानकारी है या नहीं। खनन को लेकर जो डीएमओ से पूछताछ में जानकारी मिली है, उस आधार पर भी प्रेम प्रकाश से पूछताछ की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय की लगातार दबिश बढ़ती जा रही है और रोज इस मामले में कोई न कोई नया खुलासा प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा किया जा रहा है। वहीं कई नए चेहरे भी हैं जिनसे लगातार पूछताछ इन दिनों ईडी के ऑफिस में की जा रही है। आपको बता दें कि आज प्रेम प्रकाश, जिसे लंबे समय से कहा जाए तो उनका नाम चर्चा में था, पिछले दिनों बुधवार को जहां उनके घर पर छापेमारी की गई तो वहीं आज उनसे पूछताछ ईडी के ऑफिस में की जा रही है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि प्रेम प्रकाश का नाम सियासी गलियारे के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी के गलियारे में भी काफ़ी चर्चित था। कई ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो या फिर टेंडर मैनेज, कहीं ना कहीं प्रेम प्रकाश की तूती बोलती थी, जिस वजह से जो सवाल हैं कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग और टेंडर मैनेज करने को लेकर भी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कहा जाए तो किन ब्यूरोक्रेट से उनके खास संबंध थे, इसे लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो वहीं पिछले दिनों डीएमओ से हुई पूछताछ में कई जो अहम जानकारियां मिली थी, उसे लेकर भी कहा जाए तो प्रेम प्रकाश से पूछताछ फिलहाल ईडी के दफ्तर में की जा रही है। तो देखना होगा कि ईडी कितने इनके जवाबों से संतुष्ट हो पाती है और क्या जो इनके द्वारा जो जानकारियां मिलेगी उसके आधार पर आने वाले दिनों में और किन चेहरों के खिलाफ जो ईडी है उसकी दबिश देखने को मिलेगी। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। अवैध माइनिंग बंद करने का सीएम और डीजीपी का आदेश भी धनबाद में बेअसर दिख रहा है। बीसीसीएल एरिया 4 के रामकनाली ओपी अंतर्गत अंबे प्राइवेट आउटसोर्सिंग परिसर में कई अवैध खतरनाक मुहाने खोल दिए गए हैं। अवैध मुहाने से चंद किलोमीटर दूरी पर बागमारा एसडीपीओ ऑफिस है। इसके बावजूद दिन के उजाले में दर्जनों मजदूर जान जोखिम में डालकर अवैध मुहाने में कोयला कटाई कर रहे हैं। यहां गुरुवार को अवैध चाल धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई थी, वहीं कई मजदूर घायल भी हुए थे। पूरे मामले में बीसीसीएल के साथ ही पुलिस और सीआईएसएफ पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम रामकनाली में हादसे के शिकार माइंस के भीतर पहुंची और खदान के अंदर के हालात का जायजा लिया। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय गुप्ता। धनबाद जिले में अवैध कोयले का कारोबार धड़ल्ले से जारी है, जिसका जीता जागता प्रमाण यह स्थान है और यह अवैध माइनिंग स्थल है। इस स्थान पर अवैध माइनिंग के दौरान चाल धसी और एक मजदूर की मौत हो गई। बताया ये भी जाता है कि इस घटना में कई मजदूर भी घायल हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बोतल है, कुछ कपड़े हैं, कोयला कटाई करने वाले वह गट्टा है, टोकरी है, कुछ बोरों में भरा हुआ कोयला है, जो यह प्रमाण करता है कि इस जगह पर अवैध कोयले की कटाई जारी थी। अगर बात की जाए इस स्थल से स्थानीय थाना की दूरी तो महज 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और बागमारा एसडीपीओ कार्यालय की अगर दूरी की बात की जाए तो महज 2 से 3 किलोमीटर। इतनी कम दूरी पर वरीय पुलिस अधिकारी और स्थानीय थाना की दूरी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर अवैध माइनिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल
उन पुलिस के अधिकारियों पर भी उठेंगे। और जो ये मौत हुई है अवैध खनन में, इसकी जवाबदेही कहीं न कहीं जिम्मेदारी उस पुलिस पर भी होगी। अगर बाघमारा पुलिस अनुमंडल की बात की जाए तो ऐसे एक नहीं अनेकों अवैध माइनिंग स्थल है जहां पर कोयला की कटाई चलती है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस दुर्गम स्थान पर अवैध कोयले की कटाई चल रही है। यहाँ पर ऐसे ऐसे मुहाने बनाए गए हैं कि अगर यह धंसती है तो यहाँ पर अवैध कोयला की कटाई करने वाले दर्जनों मजदूर इसमें दबकर जरूर उनकी जान जा सकती है। हम और अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि यह स्थल इतना खतरनाक है कि कभी भी यह गिर सकती है। आप देख सकते हैं वो बोरे हैं जिस पे कोयला भरकर रखा गया है और इससे फिर ट्रकों में लोड कर दूसरे राज्य भेजे जाएंगे, अवैध डिपो में भेजे जाएंगे। हम आपको और अंदर ले जाना चाहते हैं लेकिन यह इतना दुर्गम है कि वहां जाने से मुझे भी डर लग रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पुलिस और बीसीसीएल के अधिकारी कब इस अवैध मुहाने की भराई करेंगे और यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों को जान बचाने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से जरूरत है ऐसे में पुलिस को एक ठोस कार्रवाई करने की। ये जो अवैध मुहाने हैं इनकी भराई करने की, और यह संयुक्त प्रयास बीसीसीएल और जिला प्रशासन और जिला पुलिस के द्वारा ही हो सकता है। जरूरत यह भी है कि उन वैसे मजदूरों को इन स्थानों पर आने से रोकने के लिए जागरूकता लाने की, क्योंकि अगर जागरूक मजदूरों को नहीं किया जाएगा तो यूं ही लोगों की जान जाती रहेगी। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। सरायकेला में असामाजिक तत्वों ने एक कार को आग के हवाले कर दिया। अगलगी में कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। नगर पंचायत के बिरसा मुंडा स्टेडियम के पास की यह घटना है। कार मालिक का नाम राकेश रंजन पति बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस को कार के पास शराब की बोतलें भी मिली हैं। बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने से पहले शरारती तत्वों ने स्ट्रीट लाइट को ऑफ कर दिया था। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। गिरिडीह में कांग्रेस ऑफिस के पास बाबा सम्राट बस एजेंसी के मालिक राजू खान पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। 2 बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने 2 राउंड गोली फायरिंग की। गोली उनके गाड़ी के गेट में लगी जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया। हालांकि बस एजेंसी के मालिक बाल बाल बच गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। वहीं इस घटना की तह तक जाने के लिए पुलिस उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश कर रही है। और इस वक्त हजारीबाग से एक बड़ी खबर है। रघुवर दास हो सकते हैं राज्यसभा के प्रत्याशी। बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बीजेपी की ओर से राज्यसभा जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। तो बड़ी खबर इस वक्त झारखंड के सियासी गलियारों से, बीजेपी की ओर से राज्यसभा जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। रघुवर दास को प्रत्याशी बनाया जा सकता है राज्यसभा के लिए। बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हो सकते हैं रघुवर दास। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको, चुनाव समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि रघुवर दास को प्रत्याशी बनाया जा सकता है राज्यसभा के लिए। बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री को अब राज्यसभा भेजने की तैयारी में है बीजेपी। तो बीजेपी की ओर से राज्यसभा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान, रघुवर दास प्रत्याशी हो सकते हैं। आपको बता दें, चुनाव समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है।
और अगली खबर गोड्डा से है, जहां मेहरमा प्रखंड के लकड़मारा पंचायत के बूथ पर जमकर हंगामा हुआ है। बूथ के बाहर मारपीट और बहसबाजी हुई है। दरअसल बूथ पर दो प्रत्याशियों के बीच झड़प के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। पहले पक्ष के हिमांशु शेखर झा का कहना है कि वोटिंग के दौरान बूथ के बाहर बैठी उनकी पत्नी के साथ दूसरे प्रत्याशी उस्मान गनी और उनके समर्थकों ने मारपीट की। दूसरे पक्ष पर दबंगों को बुलाकर मारपीट और पत्थरबाजी कराने का आरोप है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि उनके साथ मारपीट की गई है। वो लोग बोगस वोटिंग को रोकने गए हुए थे। पंचायत चुनाव में हम मुखिया प्रत्याशी ठीक, यहाँ से 10 साल पूर्व मुखिया प्रत्याशी उस्मान गनी था। उसको जब लगा कि जनता का अपार जन समर्थन इसके साथ है, या दिलीप सिंह, अशोक सिंह, ये सब सातिर बदमाश बाहर से मंगाया गया, ये लोग रहता है जमालपुर सब में, उसको मंगवाया। सवेरे से हम जब तक रहे तब तक ये लोग जो है शांत रहा। ठीक है, उसके दरवाजे पर बैठे थे वो लोग, एक बार आकर के सड़क मारने लगा। कौन मारने लगा? कुछ पता है किसी का? कौन मार? जब जाकर लड़की जो है हिमांशु जाकर उसकी लड़की और उसका भतीजा। झगड़ा क्यों शुरू हुआ? कुछ कारण होगा ना झगड़ा शुरू होने का? अरे वहाँ बोकर जा रहा था, वही लोग रोका। हम लोग कौन सा? और सियासी गलियारे से इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम आवास पर जेएमएम की कल बैठक होगी। राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने की तैयारी है जेएमएम की तरफ से। जेएमएम विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। पार्टी के नेताओं, जिलाध्यक्षों को बुलावा भेजा गया है। उम्मीदवार के नाम पर चर्चा होगी। शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। झारखंड में मांडर विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज गया है। हेमंत सोरेन सरकार गठन के बाद से यह चौथा उपचुनाव होगा। बंधु तिर्की की सदस्यता समाप्त होने के बाद खाली हुई सीट पर 23 जून को मतदान होगा। मांडर उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच कड़े मुकाबले के आसार हैं। झारखंड में फिर एक बार उपचुनाव का बिगुल बज गया है। मांडर विधानसभा सीट पर 23 जून को वोट डाले जाएंगे। 6 जून तक चुनावी मैदान में भाग्य आजमाने वाले उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। मांडर उपचुनाव हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल का चौथा उपचुनाव होगा। बंधु तिर्की की सदस्यता समाप्त होने के बाद ये उपचुनाव होने जा रहा है। इस बार बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की के चुनावी मैदान में उतरने की संभावना है। हालांकि कांग्रेस के दिल्ली दरबार में उम्मीदवार के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। तमाम चीजें हमारे आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी पर मैं अपनी बात रख चुका हूं और उन्हीं को इसमें निर्णय लेना है। हमको लगता है कि समय आने पर 1-2 दिन में निर्णय हो जाएगा। इसके संबंध में चूँकि राष्ट्रीय नेताओं को ही निर्णय लेना है और जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार चुनाव के मैदान में उतरना है। मांडर विधानसभा सीट हमेशा से चर्चा में रही है। इस सीट पर बंधु तिर्की की मजबूत पकड़ मानी जाती है और ये भी सच है कि बंधु तिर्की को साल 2014 के चुनावी मैदान में बीजेपी की गंगोत्री कुजूर मात दे चुकी हैं। इस बार बीजेपी से उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर संशय बरकरार है। मेयर आशा लकड़ा, पूर्व आईपीएस अधिकारी अरुण उराव सहित कई नाम उम्मीदवारी की रेस में शामिल हैं। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि मांडर का उपचुनाव हेमंत सोरेन सरकार की विफलता के खिलाफ लड़ा जाएगा। आम जनता राज्य सरकार के कामकाज से बेहद नाराज है और उपचुनाव में इस नाराजगी का फायदा मिलेगा। राज्य की जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों में राज्य के सरकार के खिलाफ, हेमंत सोरेन जी के खिलाफ पूरी तरह से वातावरण बना हुआ है। ये विकास विरोधी सरकार है, समाज विरोधी सरकार है और भ्रष्टाचार से युक्त और विकास से मुक्त सरकार है। इसलिए मांडर में वहाँ की जनता इनको करारा जवाब देगी। उम्मीदवारों की घोषणा हमारे यहाँ पार्टी में एक परंपरा है, प्रक्रिया है और संवैधानिक उपबंध है पार्टी का, उसके तहत होता है। वो हम सब लोग बैठ के केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय के आलोक में हम सब करते हैं।
मांडर उपचुनाव में बंधु तिर्की के चुनावी मैदान से दूर रहने का राजनीतिक लाभ बीजेपी उठाना चाहेगी। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन पूरी ताकत के साथ कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी प्रचार का अभियान संभालते नजर आएंगे। इसके साथ ही चुनावी मैदान में कम उम्मीदवार के उतरने का नफा नुकसान भी चुनावी परिणाम को प्रभावित करेगा। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।